नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969608606089453864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। एक लेक्चर सीरीज हम आपके साथ चला रहे थे जहां पे यूपी पीसीएस के पुराने वर्षों के मेंस पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इसी क्रम में आज 2021 के जीएस 4 का डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। इसके कुछ सवाल पे हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं, उसके आगे के सवाल हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो शुरू करने से पहले दोस्तों एक सूचना देना चाहूँगा। हमारे कुछ पेड ग्रुप्स चलते हैं, कुछ पेड कोर्सेज चलते हैं जहाँ पे क्वालिटी कंटेंट हम प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको इस संदर्भ में कोई भी जानकारी चाहिए हो तो दिए गए दो में से किसी भी नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में, भावनात्मक बुद्धिमत्ता के बारे में या फिर संवेगात्मक बुद्धिमत्ता के बारे में। क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो प्रभावशाली कार्य प्रणालियों में बहुत आवश्यक है। इस कथन पर आपको प्रकाश डालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको शुरू करना होगा ये बताते हुए कि आखिर इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है। उसको डिफाइन करिए, उसको यहाँ पे परिभाषित करिए। फिर उसके साथ जुड़े हुए और कुछ कंपोनेंट्स के बारे में आप बात कर सकते हैं। यानी भूमिका बनाने के दौरान आप पहले इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बताएंगे, फिर आप आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों आप ऐसे लिख सकते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब एक व्यक्ति के द्वारा अपनी भावनाओं को पहचान के उसको परिस्थिति या फिर सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैनेज करना या उसका नियंत्रण करना, प्रबंधन करना हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंस में काउंट करते हैं या फिर भावनात्मक बुद्धिमत्ता में काउंट करते हैं। साथ ही इसमें हम एक और इसका कॉम्पोनेंट जोड़ सकते हैं कि भाई एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को पहचान कर उसी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करना भी इमोशनल इंटेलिजेंस का ही हिस्सा है। ऐसा व्यक्ति जिसमें भावनात्मक बुद्धिमत्ता का गुण है, जो इमोशनली इंटेलिजेंट है, वो किसी भी परिस्थिति को बेहतर तरीके से समझ पाता है, उसका बेहतर आकलन कर पाता है और अगर उसके समक्ष कभी कोई विकट परिस्थिति आ जाती है, कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाती है तो वह उसमें घबराता नहीं है और अपने विवेक से वहाँ पर निर्णय लेता है। साथ ही अगर किसी व्यक्ति में इमोशनल इंटेलिजेंस है तो वह सहानुभूति से निर्णय ले सकता है। साथ ही ये एक लोक प्रशासनिक अधिकारी को लोकतांत्रिक निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करता है, उसकी उसमें मदद करता है। फिर दोस्तों अगर आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि इसको कैसे डेवलप किया जाए, कैसे कल्टीवेट किया जाए। तो उसमें भी आप दो घटकों की यहाँ पे बात कर सकते हैं। एक तो व्यक्तिगत क्षमता से, वो कैसे होगी जब आप आत्म ज्ञान की प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ेंगे, जब आप में आत्म जागरूकता आएगी, जब आप आत्म प्रबंधन कर पाएंगे तो उससे आप कुछ हद तक भावनात्मक बुद्धिमत्ता को अपने अंदर डेवलप कर पाएंगे। फिर वहीं पे सामाजिक क्षमता का आप यहाँ पे वर्णन कर सकते हैं। इसके लिए आपको सामाजिक तौर पे जागरूक होना जरूरी है। आपको जो वहाँ पे रिलेशनशिप चल रही हैं, समाज में कैसे आपस में लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, इस सबको जानना जरूरी है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में लिख सकते हैं। फिर ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे हेल्प करेगी, तो आप उसमें लिख सकते हैं कि भाई ये आपको लोकतांत्रिक निर्णय लेने पे हेल्प कर सकती है। साथ ही किसी व्यक्ति की समस्या को सहानुभूति से सुनने में ये आपकी मदद कर सकती है। कोई व्यक्ति कैसा महसूस करता है, उसकी क्या भावना है, उसके अकॉर्डिंग उसको समझ के उसी के समाधान के लिए आपको निर्णय लेने में मदद कर सकती है। और एक प्रशासनिक अधिकारी या लोक सेवक को प्रतिदिन कितनी ही चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, कितनी चुनौतियों से उसको टकराना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों अगर उसमें भावनात्मक बुद्धिमत्ता होगी तो वह इन सभी सिचुएशंस को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाएगा। अब हम देखते हैं इसका उत्तर हमें किस प्रकार लिखना चाहिए। सबसे पहले जैसे मैंने बताया, इमोशनल इंटेलिजेंस को आप डिफाइन करिए, उसको परिभाषित करिए कि अपनी भावनाओं को पहचानना, उसको समझना और उसको प्रतिबंधित करना या फिर माफ कीजिएगा प्रबंधित करना या फिर उस पर नियंत्रण करना हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंस में काउंट करते हैं। यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता में इन सब गुणों को काउंट करते हैं। इसमें आपको इस बात से अवगत होना जरूरी है कि आपकी भावनाएं आपके व्यवहार को किस प्रकार से प्रभावित कर सकती हैं और आपकी भावनाएं लोगों को किस प्रकार से प्रभावित कर सकती हैं। भाई आपकी जो भावनाएं हैं वो किसी को सकारात्मक रूप में भी प्रभावित कर सकती हैं और कई लोगों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती हैं। तो इसके बारे में हमको जागरूक होना चाहिए। साथ ही दूसरों की भावनाओं को समझकर उसके अकॉर्डिंग ही हमको एक्ट करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग निर्णय लेना चाहिए। और खास करके ये हमारी तब मदद करती है जब हम दबाव वाली किसी परिस्थिति में होते हैं, क्योंकि उसमें आप आमतौर पर देखा है कि भावनाओं में बह जाते हैं। अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं तो आपकी भावनाएं आपके ऊपर हावी नहीं होंगी। आपको पहले ही इस बात का ज्ञान होगा
कि ऐसी परिस्थिति में इस प्रकार की भावनाएं मेरे ऊपर हावी होने वाली हैं, तो उसको हावी ना होने देकर मैं इसके संदर्भ में जब निर्णय लूंगा तो प्रयास करूंगा कि निर्णय ऐसा हो जो लोकतांत्रिक हो, जो जन कल्याण के लिए हो, ना कि मेरी भावनाओं पर आधारित हो। तो ये सब जो क्वालिटी है दोस्तों, ये तभी डेवलप हो सकती है जब आप में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का गुण है। उसके अलावा इसमें आत्म जागरूकता के कुछ कंपोनेंट शामिल हैं। आपको आत्म नियमन करना पड़ता है, साथ ही मोटिवेटेड रहना पड़ता है, दूसरों के प्रति आपको एम्पैथी या फिर सहानुभूति रखनी पड़ती है, और साथ ही आपकी सोशल स्किल्स को भी ये अपने अंदर समाहित किए होता है। भाई समाज के दबाव में आके किसी की आलोचना सुन के आपको भावनाओं में बहना नहीं चाहिए। अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि आलोचक भी होंगे और समर्थक भी होंगे, पर आपको कार्य वही करना है जो लोगों के हित में हो, भले ही चाहे कितनी भी आलोचना हो उसकी। तो ये सब जो है अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करने का, उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने का, उसको अपने ऊपर हावी ना होने देने के जो गुण हैं, ये भावनात्मक बुद्धिमत्ता के आने से कारगर बन पाते हैं। अब ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, ये हमारे को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, सोशलाइजिंग में हेल्प करती है। जैसे कि हमने बात की, अगर किसी में उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता है तो वो व्यक्ति ये जानता होगा कि अपनी भावनाओं को वो कैसे मैनेज करे, उनकी बात को कैसे सुने और कैसे उनमें ना बहकर अपने विवेक से निर्णय ले। वो जानता होगा उनकी तीव्रता को कैसे नियंत्रित करना है। अगर पब्लिक एम्प्लॉयज़ की बात करें, यानी सार्वजनिक कर्मचारियों की बात करें दोस्तों, तो उनको आए दिन इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जहाँ पे उनकी सहनशीलता को टेस्ट किया जाता है, जहाँ पे उनको सहानुभूति दिखानी पड़ती है कमज़ोर वर्गों के प्रति, जहाँ पे करुणा भाव उनको रखना पड़ता है, अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पण दिखाना पड़ता है, और इन सभी कार्यों से अपने लिए लोगों में विश्वास अर्जित करना पड़ता है। तो इन सभी गुणों को आप बेहतर तरीके से तब रियलाइज़ कर पाएंगे जब आप भावनात्मक तौर पे बुद्धिमान होंगे। तो ये आपकी ड्यूटीज़ को अच्छे से फॉलो करने के लिए आपकी सहायता करेगा। आज की दुनिया में प्रशासनिक कार्यों में आत्म जागरूकता होना, आत्म प्रबंधन होना, सामाजिक जागरूकता होना और संबंध प्रबंधन के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम भावनात्मक बुद्धिमत्ता की बात करें तो ये इन्हीं सब पे अपना पूरा फोकस रखे होती है। ये चाहती है कि आप खुद को बेहतर पहचान सकें, खुद की भावनाओं पे कंट्रोल कर सकें, फिर समाज को बेहतर पहचान सकें, अगले बंदे की क्या भावनाएं हैं, उसके मन में क्या चल रहा है, उसको समझ के उसके अकॉर्डिंग एक्शन कर सकें, जिससे कि आपके और समाज में रहने वाले लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसका बेहतर तरीके से प्रबंधन हो पाएगा। अब दोस्तों इसको अगर आप एक एक करके समझें तो एम्पैथी यानी कि सहानुभूति बहुत ज़रूरी है। ये आपकी मदद करती है दूसरे की पीड़ा को समझने में, यह आपकी मदद करती है कि समस्या को समझकर उसका समाधान निकालने में। अगर दोस्तों आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं और साथ साथ आप में एम्पैथी का गुण है, यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता भी है, और साथ में आप सहानुभूति भी रखते हैं कमज़ोर वर्गों के प्रति, तो आप बहुत बेहतर तरीके से निर्णय ले पाएंगे और आपके इमोशंस आपके परफॉर्मेंस पर किसी भी प्रकार से अफेक्ट नहीं कर पाएंगे। फिर दोस्तों सेल्फ कंट्रोल या फिर आत्मनियंत्रण भी इसका एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है। ये हमें हमारी भावनाओं से मुक्त कराता है, ये हमें मानसिक स्पष्टता देता है, और ये हमारी ऊर्जा को एक जगह पर केंद्रित करके हमको किसी भी सिचुएशन को बिना किसी पक्षपात, बिना किसी भावना में डूबे हुए स्पष्टता से देखने में मदद करता है, और इसी वजह से ये हमको सदैव सही रास्ते पर रखता है। फिर दोस्तों सोशल अवेयरनेस की बात कर सकते हैं आप। सामाजिक जागरूकता एक नेता को एक सामान्य लक्ष्य की निगरानी, उसके बदलाव के प्रति और उसको प्राप्त करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, इस सब को जानने की अनुमति देता है, इसके लिए उसको समर्थ बनाता है। उसके अलावा ये आपको ये जानने में मदद करेगा कि समाज में अभी किस प्रकार की भावना चल रही है। मान लीजिए आपने कोई एक प्रोग्राम, एक कोई स्कीम शुरू की है और समाज में उसके लिए समर्थन जो है वो कम है, यानी लोगों की मानसिकता ऐसी है कि ये स्कीम हमारे कम काम आएगी, बल्कि ये स्कीम जो है हमारा अहित ज़्यादा करेगी। तो अगर आप एक पब्लिक सर्वेंट है तो आप ये चीज़ों को पढ़ सकते हैं जब आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो। आप लोगों की भावनाओं को पढ़ के, सामाजिक रिएक्शंस को देख के इसमें जो भी संभावित संशोधन हो सकते हैं वो करेंगे, जिससे कि लोगों का ज़्यादा समर्थन इसको मिल पाए और लोगों के लिए ये भला कर पाए। साथ ही दोस्तों जैसे हमने बताया, रिलेशनशिप मैनेजमेंट में भी ये हमारी मदद करता है कि भाई अब जब दो लोगों के बीच में कोई बेहतर संबंध स्थापित हो जाते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के कारण, तो दोनों लोग मिलके पूरे एक समूह को लीड कर सकते हैं, दोनों उसका नेतृत्व कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस है ये हमारे रिलेशनशिप मैनेजमेंट में मदद करती है, जिसकी वजह से हम रिलेशनशिप का एक नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको कोई उकसाने के लिए गलत भी बोलेगा और आप भावनात्मक तौर पर बुद्धिमान हैं, तो आप इतनी जल्दी उसकी बात से प्रोवोक होंगे नहीं, जिसकी वजह से आप कुछ भी इस प्रकार के कृत्य नहीं करेंगे जो वह चाहता हो। इससे आपको समाज में बेहतर रिलेशनशिप बनाने में मदद मिलेगी। उसके अलावा समाज आपको सम्मान की नज़रों से देखेगा भाई, क्योंकि ऐसा माना जाएगा कि आप मानसिक तौर पर स्थिर हैं,
आप जल्दी किसी बात के ऊपर या फिर किसी व्यक्ति के भड़काने पर भड़कते नहीं हैं, और एक ऐसा ही व्यक्ति जो काम हो, कंपोज्ड हो, मानसिक तौर पर स्थिर हो, उसको लीडर बनना चाहिए, उसको लोक सेवक बनना चाहिए, क्योंकि वह अपने कर्तव्यों को बेहतर तरीके से निभा पाएगा। फिर दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे टॉलरेंस और कंपैशन के बारे में पूछा गया है कैसे टॉलरेंस और कंपैशन को फॉस्टर किया जा सकता है सिविल सर्वेंट्स में। इसमें आपको अपना ओपिनियन देना है, यानी कि लोक सेवकों के अंदर सहनशीलता तथा करुणा को कैसे पोषित किया जा सकता है, इस पे आपको सुझाव देने हैं। तो सबसे पहले तो ये दो टर्म्स के, क्योंकि पूरा इर्द गिर्द घूमता है प्रश्न, टॉलरेंस और कंपैशन या फिर सहनशीलता और करुणा, तो दोस्तों यहाँ पे जरूरी है कि आप इन दोनों को परिभाषित करें और उसी के साथ अपना उत्तर की शुरुआत करें। सबसे पहले आप बताएं कि आप टॉलरेंस से क्या समझते हैं, यानी सहनशीलता से क्या समझते हैं, और आप करुणा से क्या समझते हैं। फिर आप बताएं कि आज के विश्व में इनकी ज़रूरत क्या है आखिर, और बाद में आप उन मेथड्स का जिक्र कर सकते हैं जिनके कारण ये जो ट्रेड्स हैं, ये जो गुण हैं, ये एक सिविल सर्वेंट में इनकलकेट किए जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जब आप शुरुआत में डिस्क्राइब करेंगे कि टॉलरेंस क्या होता है, तो आप ये लिख सकते हैं कि भाई टॉलरेंस का तात्पर्य है विचारों के अंतर की रिस्पेक्ट करना, उनका सम्मान करना। अगर आप कुछ विचार रखते हैं तो लोग हो सकता है कुछ दूसरी दिशा में विचार रखते हों जो कि आपकी विचार के समान ना हो, तो ऐसे में जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एग्जिस्ट करते हैं, हम लोग उसका यहाँ पे सम्मान करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, और इसी को हम लोग टॉलरेंस कहते हैं। यानी आप में सहिष्णुता है, आप सहनशील हैं कि आपके विचारों के अलावा भी और कई सारे विचार एग्जिस्ट कर सकते हैं जो अपने अपने तौर पे सही हो सकते हैं। इससे दोस्तों होता क्या है, भारत जैसे राष्ट्र में जहाँ पे विविधता इतनी हद तक मौजूद है, वहाँ पे विचारों में विविधता होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो भाई आपके विचार कुछ कहते हैं, किसी और के विचार कुछ कहते होंगे, लेकिन अगर आप में ये टॉलरेंस का गुण है तो आप ये बात को रिस्पेक्ट करेंगे कि आपके अलावा और भी अलग अलग प्रकार के दृष्टिकोण एग्जिस्ट कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है सिर्फ आपकी बात ही ठीक होगी, उन दृष्टिकोणों में जो बात कही गई हो सकता है वो भी अपने रूप में सही हो। जिस व्यक्ति में टॉलरेंस का मूल्य नहीं होता या इसका गुण नहीं होता है, वो अपने अलावा किसी और को नहीं देखता। अगर वो उसने गलत फैसला भी लिया है तो वो सोचता है यही सर्वोपरि है, यही सबसे बेस्ट फैसला है, इसके अलावा जो भी किसी और के कुछ निर्णय होते हैं या कोई और विचारधारा होती है वो सब गलत है, मुझे मेरी ली हुई विचारधारा पे ही आगे बढ़ना है और उसके परिणाम अच्छे ही होंगे। ये जो आप में ओवर कॉन्फिडेंस की प्रवृत्ति आती है, ये होता है तब जब आप टॉलरेंट नहीं होते, और जब आप टॉलरेंट नहीं होते तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। भाई आप दूसरों के विचारों को बिल्कुल भी महत्व देंगे नहीं, लेकिन उनके विचार किसी ना किसी रूप में हो सकता है आपसे बेटर हो, पर क्योंकि आप टॉलरेंट नहीं है तो आप सोचेंगे भाई मैंने जो बोला है वही एकमात्र सच्चाई है, वही परम सत्य है। तो ऐसे में आप और सामने वाली पार्टी के बीच में विवाद होना बहुत आम बात है। फिर दोस्तों अगर आप टॉलरेंट होते हैं तो यह आपको क्विक डिसीजन लेने में मदद करता है। भाई आप जनता के अलग अलग विचारों को देख सकते हैं और फिर आप अपने विचार रख सकते हैं। फिर आपको लगता है कोई विचार अगर आपसे बेहतर है या 2-3 विचारों को साथ मिला के अगर काम किया जाता है तो उससे बेहतर परिणाम आ पाएगा, तो आप उस दिशा में आगे बढ़ेंगे, यानी आपके निर्णय लेने की काबिलियत, वो क्षमता बढ़ जाएगी। उसके अलावा जो टॉलरेंस है ये लोगों के बीच में संवाद को बेहतर बनाने का कार्य करता है। भाई अगर एक व्यक्ति या एक सिविल सर्वेंट या फिर एक लोक सेवक ये मानता है कि उसके विचारों के अलावा और भी विचार एग्जिस्ट कर सकते हैं और इस बात के लिए वो सहनशीलता को फॉलो करता है, उसके अंदर सहिष्णुता बसती है, तो वो इन लोगों से आराम से संवाद कर पाएगा और संवाद के बाद जो भी सबसे बेस्ट उसके नज़र में परिणाम निकलेगा उसके अकॉर्डिंग ही वह निर्णय लेगा, उसके अकॉर्डिंग ही वह कार्य करेगा। तो ये आपका कम्युनिकेशन बढ़ाता है, ये आपका डायलॉग प्रोसेस को बढ़ाता है। तो दोस्तों ये सब आप समझ सकते हैं टॉलरेंस के बारे में। अब हम लोग करुणा या फिर कंपैशन के बारे में देखते हैं। जैसे दोस्तों कंपैशन में हमने पहले भी बात की है, कंपैशन या करुणा का तात्पर्य है आप सामने वाले की पीड़ा को समझ सकते हैं, और अगर एक लोक सेवक किसी भी वंचित वर्ग या फिर कमज़ोर वर्ग की पीड़ा को समझ पाएगा, उसकी समस्याओं को समझ पाएगा, तो वह उसके लिए बेहतर नीति का निर्माण करने पे सरकार को मदद कर सकता है और जो भी नीतियाँ होंगी वो बेहतर तरीके से उनको कार्यान्वित कर सकता है। दोस्तों अगर आप कंपैशन या फिर करुणा की भावना को लेके आगे चलेंगे तो ये उपयोगितावाद के सिद्धांत को भी काफ़ी हद तक पूरा करेगा, यानी यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल को ये सार्थक बनाने में आपकी मदद कर सकता है। यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल से हमारा तात्पर्य है कि अगर आप एक लोक सेवक हैं तो आप
इस प्रकार से कार्य करना चाहेंगे जिसमें ज़्यादातर लोगों का भला हो। भले ही 2 या 4 लोगों का अहित भी हो जाए, लेकिन आप मेजॉरिटी की खुशी देखेंगे। जो भी उस क्षेत्र में बहुसंख्यक हैं, आप उनकी खुशी देखेंगे, आप उनकी भलाई देखेंगे, उनका वेलफेयर देखेंगे, उनके कल्याण के लिए कार्य करेंगे। भले ही उसमें आपके द्वारा कुछ लोगों को क्षति पहुंचती है तो कोई दिक्कत नहीं है, मेजॉरिटी का भला होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप सहनशीलता से भरे हुए हैं, आपके अंदर करुणा का भाव है, तो आप ज़्यादातर लोगों की बात सुनकर उनकी ओवरऑल प्रॉब्लम का एस्टिमेशन लगा पाएंगे, उनकी पूरी जो ओवरऑल प्रॉब्लम है उसका आकलन कर पाएंगे और उसके अनुसार आप नीति निर्माण करवा सकते हैं सरकार को मदद करके। भले ही उसमें 2-4 लोगों को आपकी नीति पसंद नहीं आए, लेकिन आपका कार्य यह है कि ये जो ज़्यादा संख्या में लोग हैं इनका भला होना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों, ये आपको अल्ट्रुइज्म के सिद्धांत को भी फॉलो करने का सामर्थ्य देता है। अल्ट्रुइज्म से दोस्तों हमारा तात्पर्य है कि आप सेल्फलेस सर्विस करें, यानी अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो आपको उसके परिणाम स्वरूप बदले में कुछ हासिल हो ऐसी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। भाई, आपको निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है। अगर आपने किसी कल्याण के लिए कुछ भी किया है तो आप ये सोचो ही मत कि वो वापस आपके लिए कुछ अच्छा करे तब बराबर हो। भाई, ये आपका कर्तव्य था, आपका फर्ज था कि आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करना चाहते हैं, तो आपने अपने फर्जों का, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ये काम किया है, तो ये वापस रिटर्न वाली पॉलिसी आनी ही नहीं चाहिए। अगर इस सिद्धांत को आप फॉलो करते हैं तो हम कहते हैं कि अल्ट्रुइज्म के सिद्धांत को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। अगर आप सहनशीलता या फिर सहिष्णुता रखते हैं तो अपने आप आपके व्यवहार में ये अल्ट्रुइज्म का सिद्धांत आ जाता है, क्योंकि जब आप अगले बंदे की पीड़ा समझ पाएंगे तो आप उसकी पीड़ा का समाधान भी कर पाएंगे। और फिर आप जब एक्चुअल में समझ पाएंगे कि कितनी समस्याओं का सामना करता है हमारे समाज का जो वंचित वर्ग है या जो कमज़ोर वर्ग है, तो आप ऐसी अपेक्षा नहीं रखेंगे कि अपने कार्यों के लिए वो आपको वापस रिटर्न में कुछ दें। तो यानी कि इससे दोस्तों ब्राइब का कल्चर भी कम हो सकता है, भ्रष्टाचार कम हो सकता है। तो एक अगर गुण आपने अपने सिद्धांतों में इंक्लूड कर लिया तो यह आपके कार्यस्थल पे और कार्य जीवन पे बहुत बेहतर प्रभाव डाल सकता है, सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। अब दोस्तों हम देखते हैं इसका उत्तर किस प्रकार से हमने लिखा है। पहले हम लोग टॉलरेंस पे बात करेंगे। क्या है टॉलरेंस को दोस्तों हम लोग इस प्रकार से बताएंगे कि दूसरे डाइवर्स व्यू पॉइंट्स, अलग अलग कस्टम्स, बिलीफ, फेथ, बिहेवियर्स में आप लोगों को भरोसा है, उसकी आप रिस्पेक्ट करते हैं, उनको आप एक्सेप्ट करते हैं। यानी सहिष्णुता विविध दृष्टिकोणों को, रीति रिवाजों को, विश्वासों को और व्यवहारों को सम्मान प्रदान करता है और आप उसके साथ जुड़ी हुई विविधता को स्वीकार करते हैं। तो कहा जाता है कि आपके अंदर सहिष्णुता एज अ मूल्य इनकल्टिकेटेड है। फिर दोस्तों कंपैशन या फिर करुणा की अगर बात करें तो इसमें हम लोग एम्पैथी समझ सकते हैं, यानी कि किसी व्यक्ति की पीड़ा को आप समझें और उसके निवारण का आप प्रयास करें। तो कहते हैं आप सहानुभूति रखते हैं उस व्यक्ति या फिर उस वर्ग के प्रति। अब दोस्तों देखते हैं कि टॉलरेंस या फिर सहिष्णुता क्यों ज़रूरी है। ये मतभेदों को पहचानने में हमारी मदद कर सकता है और साथ में उन मतभेदों को स्वीकार करने में और उनका सम्मान करने में भी हमारी मदद कर सकता है। भले ही हम खुद उससे असहमत हों, लेकिन हम इस बात को एक्नॉलेज करेंगे कि हमारे अलावा जो इनके दृष्टिकोण है वो भी अपने पॉइंट पे सही हैं। आज की सोसाइटी में जहाँ पे इतने विभिन्न कल्चर्स आ रहे हैं, इतनी संस्कृतियाँ आ रही हैं और अलग अलग परंपराएं जहाँ समाज में एग्जिस्ट कर रही हैं, इतनी ज़्यादा विविधता जहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, वहाँ पे सहिष्णुता का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम में सहिष्णुता होगी तो इस प्रकार के जो नए दृष्टिकोण आएंगे उनको हम सोसाइटी में अकोमोडेट कर पाएंगे। और दोस्तों अगर हम लोग कंपैशन की बात करें तो जो करुणा का भाव है ये हमको मदद करता है कि हम किसी व्यक्ति की पीड़ा को समझ पाएँ। तो इससे होगा ये समग्र रूप से हम लोग सोसाइटी या समाज की वेलबींग पे केंद्रित होंगे और साथ साथ हम दूसरों की खुशी के बारे में सोचेंगे, कैसे उनकी समस्या का निवारण किया जाए इसके बारे में सोचेंगे। तो इसी को हम देखते हुए ये कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं बुद्धिस्ट सिद्धांतों से प्रेरित है। जो बुद्धिज्म में कर्मा के या फिर कर्म के सिद्धांत हैं उसमें ये कहा जाता है कि आप जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। यानी कि अगर आप किसी व्यक्ति के प्रति करुणा का भाव रखते हैं और उसके लिए कुछ अच्छा करते हैं तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो अच्छाई आपके पास लौट के वापस आएगी। लेकिन हाँ, आपको इस प्रकार की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि अभी के अभी ये व्यक्ति हमें किसी प्रकार से कंपनसेट कर दे। वो फिर गलत हो जाएगा, वो आपकी सर्विस की सेल्फलेसनेस को खराब कर देगा, वो उसकी सार्थकता को मिटा देगा। इसीलिए हमें बस ये सोचना चाहिए कभी ना कभी ऐसा ज़रूर होगा कि किसी और रूप में भले ही हमारी अच्छाई वापस हमारे पास आएगी। अब दोस्तों ये टॉलरेंस आखिर इम्पॉर्टेंट क्यों है, महत्वपूर्ण क्यों है? ये इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें वो सद्गुण जगाती है जिसकी वजह से हम लोग सभी लोगों को समान रूप से ट्रीट करते हैं। भले ही हम उनके दृष्टिकोण से अग्री ना करते हों, असहमत हों, लेकिन हम फिर भी सभी लोगों को समान रूप से ट्रीट करेंगे। ये
इस तथ्य को समझने में हमारी मदद करती है कि हर एक व्यक्ति जो है वो यूनिक है। उसका दृष्टिकोण, उसका नज़रिया अलग हो सकता है। जिस प्रकार से वो चीज़ों को देखता हो, अलग अलग सिचुएशंस को देखता हो, वो अलग हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं वो गलत होगा। अलग होना गलत होने के बराबर नहीं है। और यह तथ्य समझने में सहिष्णुता ही हमारी मदद करती है। फिर इसीलिए ये हमको इतना अकोमोडेटिव बनाती है कि हम लोगों के भले ही अलग विचार हो, मतभेद हो हमारे उनके साथ, फिर भी हम उनको एक्सेप्ट करते हैं और जैसे वो हैं वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये एक एग्जाम्पल हमने दिया है कि भाई अगर आपको मान लीजिए किसी पे गुस्सा आ रहा है, आपको चिल्लाने का मन कर रहा है, अगर अगला व्यक्ति भी चिल्लाने लगता है तो ये वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और ये झगड़ा कभी सुलझ नहीं सकता। वहीं पे अगर एक व्यक्ति को चिल्लाने का मन कर रहा है, दूसरा शांति से उसकी बात सुन लेता है, ये अपने मन की भड़ास निकाल लेता है, मन की बातें कर लेता है, तो आगे जाके ये मुद्दा शांत हो जाता है। फिर ये अपने एक्चुअल में क्या बात थी उसके बारे में बात कर सकता है। और ये सब हो इसीलिए पाया क्योंकि ये दूसरा व्यक्ति था, इसके अंदर सहिष्णुता थी, ये टॉलरेट कर रहा था, ये काम था, कंपोज था। तो इसीलिए जो टॉलरेंस है वो बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान निकालने में हमारी मदद कर सकती है। अगर दोनों लोगों में टॉलरेंस नहीं होगी और दोनों किसी वाद विवाद की स्थिति में पड़ गए तो ये मुद्दा कभी सुलझेगा नहीं, बल्कि इनके बीच में जो गैप है वो बढ़ता ही चला जाएगा। तो उसको बढ़ने से रोकने के लिए ज़रूरी है हम लोग टॉलरेंस अपने अंदर इनकलकेट करें। दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन हमने पहले भी कई सारे पेपर्स में देखा है। तो मोरलेस जो कंटेंट है वो काफ़ी हद तक सेम है। जहाँ पे क्वेश्चन हमसे ये मांग करता है कि यहाँ कुछ डिफरेंट लिखना है हमें, हम उसके बाद डिफरेंट लिखना शुरू करेंगे, क्योंकि हम लोग को इस प्रकार से ही अपने उत्तर रखने चाहिए। आपने एक उत्तर बना लिया एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए, फिर आप उसी को हर जगह इस्तेमाल कीजिए। आप एक सब टॉपिक या एक टॉपिक से संबंधित कई सारे उत्तर ना बनाइए, क्योंकि फिर आपको याद करने में भी मुश्किल होगा और उसको लिखने में भी मुश्किल होगा। अब दोस्तों कंपैशन की बात करते हैं। करुणा अगर हम बात करें तो दूसरे व्यक्ति की सफरिंग या फिर उसकी जो पीड़ा है उसको हम लोग देख पाते हैं, समझ पाते हैं और हमारे मन में ये भाव उत्पन्न होते हैं कि किसी भी प्रकार से उसकी पीड़ा को दूर कर पाएँ हम। आमतौर पर देखा जाता है जो व्यक्ति हृदय से साफ होते हैं, मन के साफ होते हैं, उनमें ये क्वालिटी होती है, वो मन से कंपैशनेट होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए कोई बेचारा बुजुर्ग है जो कि सड़क पे अकेला बैठा हुआ है, वो लोगों से मदद की पुकार कर रहा है, वो लोगों से भीख मांग रहा है, उसके पास इतना भी पैसा नहीं आ पा रहा कि वह अपना 2 वक्त का भोजन कमा पाए। ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति को जब भी आप देखेंगे आपके मन में एक दया का भाव उत्पन्न होगा। आपको लगेगा कि अरे ये व्यक्ति के साथ इतना गलत क्यों हो रहा है, इस उम्र में भी इसको ये सब काम क्यों करना पड़ रहा है। तो ये जब आपके मन में उत्पन्न होगा यानी कि आप कंपैशनेट है, इस व्यक्ति के प्रति आपके मन में करुणा है, आप उसकी पीड़ा को समझ पा रहे हैं। आप फिर जिस भी तरीके से होगा उसकी मदद करने की कोशिश करेंगे। आप उससे बात करके अगर संभव होगा तो उसकी समस्या समझेंगे या फिर आप उसको कुछ पैसे दे के उसकी मदद करना चाहेंगे। मतलब आपके सामर्थ्य में जो होगा आप वो करेंगे, क्योंकि आप में वो करुणा का भाव है। इसकी मदद करना, इसकी पीड़ा को समझना आपके अंदर निहित है। फिर हम लोग को कंपैशन रखना क्यों चाहिए दोस्तों? ये एक तो सबसे पहले मानवता का एक बहुत अहम गुण है। भाई अगर हम मनुष्य होकर मनुष्य की सहायता नहीं करेंगे तो हम कैसे ये एक्सपेक्ट करें कि ईश्वर हमारी सहायता करेगा? भाई हमको सबसे पहले मानवता के खातिर दूसरे व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। जिसको भी हम दुख में देखें, दर्द में देखें, उसका दुख बांटना चाहिए, समझना चाहिए कि आखिर क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो इस सिचुएशन में आज आ गया है, और अगर उसका कोई निवारण हो सकता है तो वो करने का प्रयास करना चाहिए। तो जो मानवता के नाते मानवता का एक अहम गुण है वो कंपैशन है, वो करुणा है। उसके अलावा ये हमारी मदद करता है कि हम लोगों से बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाएँ, उनकी समस्याओं को समझ पाएँ, खुद को उनकी जगह रख के देख पाएँ और फिर जो भी बन पड़े हम उस हिसाब से उनकी सहायता कर पाएँ। इसके साथ दोस्तों अगर हम इस प्रकार का कोई कृत्य करते हैं जिससे किसी भी व्यक्ति की मदद होती है तो कहीं ना कहीं आपको भी मानसिक शांति का अनुभव होगा, मानसिक तौर पे आप संतुष्ट रहेंगे। तो इसीलिए ये करना बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों अगर बात करें तो सिविल सर्वेंट्स में इन वैल्यूज़ की क्या ज़रूरत है और कैसे इनको उनमें इंस्टिल किया जा सकता है या फिर स्थापित किया जा सकता है। तो दोस्तों पहला तो होगा अगर आप ट्रेन करें सिविल सर्वेंट्स को, इसके लिए फॉर्मल ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो दोस्तों यहाँ पे देखें सिविल सेवक अपनी संज्ञानात्मक, भावनात्मक और व्यवहारिक सहानुभूति, सहिष्णुता और करुणा को बढ़ाने के लिए औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उनको इन सभी वैल्यूज़ का बहुत काम पड़ता है अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान। तो इसीलिए ज़रूरी है कि उनमें ये वैल्यूज़ होनी चाहिए। भाई अगर एक सिविल सर्वेंट किसी भी गरीब को देख के उसकी परेशानी या किसी असमर्थ को देख के, वंचित वर्ग को देख के उसकी परेशानी समझ सकता है तो उसके निवारण के लिए कार्य करने की भी क्षमता रखता है। वो सरकार से कह के कुछ ऐसे नीति में परिवर्तन करवा सकता है जिससे वो उन वर्गों का उत्थान कर पाए। उसके अलावा दोस्तों एक सिविल सर्वेंट
अपने दैनिक जीवन में रोज कई सारे अलग अलग व्यू पॉइंट्स का सामना करता है, अलग अलग विचारधाराओं का सामना करता है। अगर उसमें सहिष्णुता का गुण नहीं होगा तो वो किसी से अच्छे संपर्क नहीं बना सकता। और सिविल सर्विसेज एक ऐसी सर्विस है जहाँ पे आपका नेटवर्क बेहतर होना चाहिए, जहाँ पे आपके संबंध स्थापित होने चाहिए लोगों से, जिससे कि अगर आप कुछ बड़ा बदलाव लाने की सोचते हैं तो वो आप लाने में समर्थ हो पाएं। क्योंकि अकेला व्यक्ति कोई बड़ा बदलाव ला नहीं सकता। अगर आपके अच्छे कॉन्टैक्ट हैं, नेटवर्किंग अच्छी है, तो आप सबकी मदद लेके थोड़ी थोड़ी कुछ बड़ा बदलाव लाने का प्रयास कर सकते हैं। तो उस सब के लिए आपको नेटवर्किंग बनानी पड़ेगी। नेटवर्किंग बनाने के लिए आपको टॉलरेंस अपने अंदर लानी पड़ेगी। आपको सहिष्णुता का भाव रखना पड़ेगा कि बाकी लोग जो सोचते हैं, जैसी विचारधारा रखते हैं, वो सब भी अपने आप में ठीक है, मैं भी अपने आप में ठीक हूँ, सबका मैं सम्मान करता हूँ, सबको मैं स्वीकार करता हूँ। फिर दोस्तों, जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनका कैरेक्टर का इवैल्यूएशन होना ज़रूरी है, यानी उनका चरित्र मूल्यांकन करना आवश्यक है। फिर ऐसा जहाँ पे लगता है कि कुछ मूल्यों को और इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है, हम उस पर ध्यान दे सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, आत्मसंतुष्टि को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, यानी सेल्फ कंटेनमेंट को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इससे होगा क्या, जितना आपके पास है आप उसमें ही संतुष्ट रहेंगे, आप और के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे। और अगर आप और के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, और के लिए लालच नहीं करेंगे, तो आप ब्राइब कल्चर को कुछ हद तक कम कर पाएंगे। अगर दोस्तों ब्राइब या घूसखोरी का कल्चर कम हो गया तो उससे करप्शन को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा, यानी भ्रष्टाचार कम होगा और देश में सुशासन लाने में ये हमारी मदद कर सकता है। तो इस प्रकार से ये चीज़ को भी इनकॉर्पोरेट करने पे हमको प्रयास करना चाहिए। और अगर आदमी आत्मसंतुष्ट है तो वो ज़्यादा की कुछ मांग करेगा नहीं, अपने आप वो नैतिक सिद्धांतों पर ही चलेगा। तो टॉलरेंट और कंपैशनेट जो वो आमतौर पर शायद नहीं हो पाता, लेकिन वो क्योंकि आत्मसंतुष्ट है, उसको आत्मज्ञान हो चुका है, तो वो यह भी अपने अंदर लेकर चलेगा और इसका अपने कर्तव्यों में इस्तेमाल करेगा, जिससे कि जनहित और जन कल्याण के कार्य कर सके। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपको विभेद करना है। दो इसके पार्ट्स हैं। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिविटी और डेडिकेशन में आपको विभेद करना है, यानी वस्तुनिष्ठा और निष्ठा में। फिर आपको स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड, यानी अभिवृत्ति की संरचना और उनके प्रकारों में आपको विभेद करना है। अब दोस्तों इसमें दो अलग अलग भाग दिए गए हैं, तो दोनों भागों में जो जो पद हैं, जो जो टर्म्स हैं, उनको डिफाइन करके आप अपना उत्तर शुरू कर सकते हैं। यानी उनकी परिभाषा लिखिए, फिर अपना उत्तर शुरू करिए। फिर आप उनके बीच में विभेद लिखिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपसे डिफ्रेंशिएट करने को ही कहा गया है। तो विभेद लिखिए और बताइए उनका क्या रोल हो सकता है सिविल सर्विसेज में, यानी सिविल सेवाओं में उनकी क्या भूमिका हो सकती है। अब दोस्तों अगर हम लोग ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं या फिर वस्तुनिष्ठा की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमको इस प्रकार से अपना उत्तर शुरू करना चाहिए। आपको कहना चाहिए ये एक क्वालिटी है जो ये बताती है कि आपके जितने भी निर्णय हैं, आपके जो भी डिसीजन है, वो सब के सब मेरिट बेस पे होने चाहिए। यानी जो योग्य है उसको ही प्रमोशन मिलना चाहिए, उसी को आपको आगे बढ़ाना चाहिए। उसके अलावा जो आपके पास अवेलेबल डेटा है या फिर कुछ अगर तथ्य हैं जो ये साबित करते हैं कि जो भी अवेलेबल विकल्प हैं, जो भी मौजूदा विकल्प हैं, उनमें सबसे अच्छा कौन है, तो उस डेटा के आधार पर आप निर्णय लीजिए और जो भी उन सब में सबसे बेहतर विकल्प हो उसको ही आगे बढ़ाइए। तो जब आप मेरिट के बेस पे या फिर डेटा के बेसिस पे कोई निर्णय लेते हैं तो उसको आप ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं या वस्तुनिष्ठा कहते हैं। अगर बात करें तो सिविल सर्विसेज में ये सबसे फंडामेंटल, सबसे मूल सिद्धांत के तौर पे देखा जाना चाहिए, क्योंकि अगर इस चीज़ को हम सिविल सर्विसेज में ले आते हैं, लोक सेवक इसको फॉलो करने लगते हैं, तो एक बात तो तय है, जो नेपोटिज्म की धारा चल रही है, जो भाई भतीजावाद चल रहा है, जो आप परिवारवाद देखते हैं सर्विसेज में, वो कम हो जाएगा। और जो एक्चुअल डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, जो ये डिजर्व करते हैं कि उनको आगे बढ़ना चाहिए, जो योग्य हैं, उनको आगे बढ़ाया जाएगा। अगर अच्छा व्यक्ति आके, योग्य व्यक्ति आके गद्दी संभालेगा, वो शासन चलाएगा, वो प्रशासन में अच्छा काम करेगा, तो ये बात है कि प्रशासन की दक्षता भी बढ़ेगी। और वहीं पे कोई किसी की सिफारिश के जरिए अगर आया होगा तो वो उतना बेहतर काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें योग्यता की कमी है। तो इसीलिए हम कहते हैं जो वस्तुनिष्ठा है, इसको तो लोक सेवाओं में मूल सिद्धांत के तौर पे देखा जाना चाहिए। और दोस्तों ये एक सिद्धांत से ही आपको कई सारे सिद्धांतों को हासिल करने का सामर्थ्य मिल जाता है, जैसे कि इंटेग्रिटी, जैसे कि इम्पार्शियलिटी, जैसे कि नॉन पार्टीजनशिप, यानी आप किसी भी प्रकार से पक्षपात नहीं करते, आप सत्यनिष्ठा के आधार पर ही कार्य करते हैं। तो ये जो सभी सिद्धांत हैं, इसमें आप और भी जोड़ सकते हैं टॉलरेंस, कंपैशन इत्यादि, ये सब वस्तुनिष्ठा से ही स्ट्रांग होते हैं। वस्तुनिष्ठा इसकी आधारशिला के रूप में कार्य करती है, क्योंकि हम पहले ही जीवन में तय कर चुके हैं सब कुछ मेरिट के आधार पे होगा, सब कुछ योग्यता के आधार पे होगा। तो ना आप पक्षपात करेंगे, आप अपने आप सत्यनिष्ठ रहेंगे, आप सच्चाई की तरफ आगे बढ़ पाएंगे।
तो सबकी आधारशिला के रूप में ऑब्जेक्टिविटी या फिर वस्तुनिष्ठा ही कार्य करती है। अब अगर दोस्तों हम निष्ठा या फिर डेडिकेशन की बात करें तो ये दिखाता है आपका समर्पण आपके कर्तव्यों के प्रति। आप जब अपने गोल्स की तरफ, अपने एक्ट्स की तरफ, अपने उद्देश्यों की तरफ कमिटेड रहते हैं तो यानी कि ये दिखाता है कि आप डेडिकेटेड हैं उसके प्रति। ये किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप डेडिकेटेड रह के कोई कार्य करते हैं दोस्तों तो निश्चित ही उसमें आपको अच्छा परिणाम प्राप्त होता है, आप उसमें सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं। और अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में, किसी संगठन में कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो पूरे समर्पण के साथ अपना कार्य करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन भी उनके कार्यों को एक्नॉलेज करता है, उनको आगे जाके प्रमोशन देता है और भी अलग अलग प्रकार से उनको बेनिफिट्स देता है। यानी जिस भी संगठन में आप कार्य कर रहे हैं, भले ही वो लोक सेवा हो, भले ही वो कोई निजी कंपनी हो, अपने कर्तव्यों के प्रति आपको समर्पित रहना चाहिए। अगर आप डेडिकेशन के साथ अपना काम करेंगे तो आपके कर्तव्य आपके लिए सबसे ज़रूरी हो जाएंगे, वो सबसे पहली प्राथमिकता आपके लिए रखेंगे। तो अगर इनके आड़े में कोई और आपके ऊपर दबाव डाला जाता है तो आप उसको नज़रअंदाज कर सकते हैं, क्योंकि आप तो अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित हैं। तो आप किसी भी करप्शन से बच पाएंगे, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि अगर आप कोई सही काम कर रहे होते हैं तो कई लोग आपको पैसा दे के, घूसखोरी करके या फिर घूस दे के अपने मार्ग से भटकाने का प्रयास करते हैं, सही काम करने से रोकने का प्रयास करते हैं, आपके मार्ग में कई सारी बाधाएं उत्पन्न करते हैं। लेकिन अगर आप अपने कर्तव्य के प्रति डेडिकेटेड हैं, पूरी तरीके से आपकी निष्ठा आपके उद्देश्यों में निहित है, तो दोस्तों कोई आपको किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार से पथ भ्रमित नहीं कर पाएगा। यानी कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार को कम करने का एक साधन बनता है। अब दोस्तों जो दूसरा भाग है उसमें एटीट्यूड के बारे में आपको बताना है, अभिवृत्ति के बारे में बताना है। ये क्या होता है, किसी भी सिचुएशन में आप किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, आप उसका कैसे रिस्पॉन्स देते हैं, आप उस पूरी सिचुएशन को कैसे देखते हैं, आपका ये जो दृष्टिकोण है, ये उसके प्रति रवैया है, ये जो आपको उसके प्रति रिएक्ट करने की जो क्षमता है, उसको हम लोग एटीट्यूड कहते हैं। एटीट्यूड कहाँ से डेवलप होते हैं, ये मूल्यों से डेवलप होते हैं। अभी कुछ ही देर पहले हमने इसके ऊपर डिस्कस किया था। तो अगर आपकी मूल्य आपको ये बताते हैं कि आपको ईमानदार रहना है, आपको सच्चाई के साथ सदैव खड़े रहना है, तो अगर कोई भी ऐसी परिस्थिति आएगी जहाँ पे झूठ और सच के बीच में आपको चुनना होगा, तो चाहे जो भी हो जाए आप सच को ही चुनेंगे, क्योंकि उस परिस्थिति में आपका एटीट्यूड आपको सच को चुनने के लिए ही प्रेरित करेगा। इस प्रकार से आप एटीट्यूड को डिफाइन कर सकते हैं। फिर इसके विभिन्न स्ट्रक्चर होते हैं, विभिन्न फंक्शंस होते हैं, उनके बारे में आप लिख सकते हैं। ये तो हालांकि ज़्यादातर दोस्तों फैक्चुअल है, इसमें एनालिसिस का स्कोप कम होता है। तो हम सीधे यहाँ पे देखते हैं किस प्रकार से हमने उत्तर बनाया है। पहले ऑब्जेक्टिविटी की बात की गई है, तो ऑब्जेक्टिविटी पब्लिक अथॉरिटीज़ या फिर सार्वजनिक प्राधिकरण को ये शक्ति प्रदान करता है या इतना समर्थ बनाता है कि वो रैशनैलिटी से, लीगैलिटी से और एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड से जुड़े रहें, यानी तर्क संगत रहें, वैधता के ऊपर चलें और स्थापित मानकों के अनुसार ही कार्य करें। तो अपने आप ही आपके जो गवर्नेंस के डिसीजन होंगे वो मेरिट पे बेस्ड होंगे, जो भी योग्य होगा आप उसी को आगे बढ़ाने के ऊपर पूरा अपना ध्यान लगाएंगे। इसको तो जैसे कि हमने बताया सबसे मूल सिद्धांत के रूप में पहचाना जाना चाहिए, क्योंकि सार्वजनिक अधिकारियों को ये साक्ष्य के आधार पर या फिर योग्यता के आधार पर निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। शासन में ये अखंडता, निष्पक्षता और गैर पक्षपात, साथ ही सहानुभूति, सहिष्णुता और करुणा जैसे मूल्य सुदृढ़ करने में और मददगार साबित होता है। ये उनकी आधारशिला बनता है। फिर अगर डेडिकेशन की बात करें तो दोस्तों डेडिकेशन मतलब है आप अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित हैं। तो आपका जो ये प्रतिबद्ध होना या समर्पित होना, यही आपके डेडिकेशन को दिखाता है। इसको एक भावनात्मक घटक के रूप में देखा जाता है और डेडिकेशन जो है वो किसी भी व्यक्ति का एक अनिवार्य गुण होना ही चाहिए। भले ही आप लोक सेवाओं में हो, भले ही आप निजी सेवाओं में हो, लेकिन अगर आप समर्पण के साथ अपना कार्य करेंगे तो हर आदमी आपके अच्छे काम को एक्नॉलेज करेगा। अब दोस्तों अगर हम डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस की बात करते हैं, यानी हम बात करते हैं सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण की, तो इसका तात्पर्य होता है कि प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद हम लोग जनता की भलाई को ही प्राथमिकता देते हैं और एक सिविल सेवक के लिए यही सबसे ज़रूरी है। अब दोस्तों अगर यहाँ पे आप एग्जाम्पल्स देखें तो सबसे पहले केरल बाढ़ का एग्जाम्पल देख सकते हैं, जहाँ पे एमजी राजमाणिक्यम ने बिना हिचकिचाहट के चावल की बोरियों को अपने कंधों पर ढोया था। तो ये दिखाता है कि आप कर्तव्यों के प्रति कितने समर्पित हैं। आप अपनी पब्लिक इमेज बचाना नहीं चाहते, आप उस समय के लिए जो ज़रूरी है वो करते हैं। फिर अशोक खेमका जी का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, जिन्होंने करीब 45 ट्रांसफ़र फेस किए हैं अपने 23 साल की नौकरी में। यानी कि दोस्तों वो कर्तव्य के प्रति इतना समर्पित हैं कि उन्होंने कोई और मार्ग लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा जो सही रास्ता है मैं उसी पे चलूँगा, चाहे उसके लिए कोई भी हर्जाना मुझे भरना पड़े। तो उनको हर्जाने के तौर पर ट्रांसफ़र्स लगातार दिए जाते रहे। अभी तक 45 के करीब ट्रांसफ़र उनको दिए जा चुके हैं 23 साल की सर्विस में।
फिर दोस्तों स्मिता सरबरवाल का आप यहाँ पे फंड योर सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इनिशिएटिव के बारे में बात कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप लिख सकते हैं इस इनिशिएटिव के तहत कई सारी पब्लिक यूटिलिटीज़ जैसे कि बस स्टॉप, जैसे कि ब्रिजेस, इनको कंस्ट्रक्ट करा गया PPP यानी कि सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत। तो इसका भी आप यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। फिर दोस्तों एटीट्यूड वाले भाग को देखते हैं। पहले एटीट्यूड क्या होता है, ये ऐसी टेंडेंसी है जो किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन को, किसी पर्टिकुलर एंटिटी को मैनिफेस्ट करने में, उसके प्रति एक परसेप्शन बनाने में हमारी मदद करता है। अब दोस्तों जो एटीट्यूड होता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है, या फिर कई बार ये मॉडरेट हो सकता है जिसमें आपको कुछ फील ही नहीं होता ये सिचुएशन के संबंध में। एटीट्यूड की अगर आप एलिमेंट्स की बात करें तो टोटल 3 एलिमेंट्स इसके देखे जाते हैं। सबसे पहले भावनात्मक, ये उस भावना को संदर्भित करता है जो किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना को प्रभावित करती है। व्यवहार घटक बताता है कि किसी व्यक्ति का जो रवैया है या जो उसकी अभिवृत्ति है उसके व्यवहार को वह कैसे प्रभावित करती है। यानी कि मान लीजिए अगर किसी को ऊंचाई से डर लगता है तो ये उसके भावनात्मक अभिवृत्ति या मनोवृत्ति में आप काउंट करेंगे कि हाइट एक इवेंट है, बेसिकली एक ऑब्जेक्ट या फिर एक कोई परिस्थिति। मान लीजिए आप इतनी हाइट पे खड़े हैं तो आप महसूस कर पा रहे हैं कि आपको हाइट से डर लगता है, ये आपकी भावनात्मक अभिवृत्ति के अंतर्गत आता है। फिर दूसरी आ जाती है बिहेवियरल या फिर व्यवहारिक, ये एक मानसिक प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसमें इच्छा शक्ति शामिल होती है। यानी देखिए दोस्तों, पिछला वाला जो है भावनात्मक, आप सोचें तो आपको ये पता है कि आपको हाइट से डर लगता है, अगर आप ऊंचाई पे जाते हैं तो आपको डर लगता है, तो उसके वजह से जो आपका बिहेवियरल एटीट्यूड डेवलप होगा वो ये होगा कि जो भी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे ज़्यादा ऊंचाई पे आपको जाना पड़े आप उनको अवॉइड करेंगे। तो मैं ऊंचाई पर जाने से बचूंगा, अगर किसी भी परिस्थिति में मुझे ऊंचाई का सामना करना पड़ता है तो मैं वहां जाते ही घबरा जाऊंगा। ये आपका बिहेवियर हो जाएगा, यानी व्यवहार हो जाएगा। तो हमने देखा किस प्रकार से जो भावनात्मक अभिवृत्ति है वो हमारे व्यवहारिक अभिवृत्ति को इन्फ्लुएंस करती है। फिर जो इसके अंदर का तीसरा एलिमेंट है, तीसरा कंपोनेंट है, वो है संज्ञानात्मक तर्क या संज्ञानात्मक अभिवृत्ति। इसमें हम लोग अंतर्ज्ञान या धारणा के उपयोग के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया जो होती है उसको संदर्भित करते हैं। यानी दोस्तों यहाँ पे आपको पता है कि आपको ऊंचाई से डर लगता है तो आपके व्यवहार ऐसा होगा कि आप किसी भी ऊंची जगह पर नहीं जाएंगे। ऊंचाई से जहाँ पे भी आपको संभावना लगे कि आपको इस क्षेत्र में ऊंचाई पे जाना होगा, आप उस पूरी सर्कमस्टेंस को ही अवॉइड करेंगे। तो जो कॉग्निटिव है या फिर जो संज्ञानात्मक है वो भी इसी से जुड़ी हुई है। इसमें आप कहेंगे कि आपका मानना है कि ऊंचाई खतरनाक होती है। वो क्यों? क्योंकि देखिए ऊंचाई से आपको डर लगता है तो उससे होगा क्या, ये आप जो है किसी भी ऊंचाई के क्षेत्र में जाएंगे नहीं, किसी ऐसी परिस्थिति में भी नहीं पड़ेंगे जहाँ पे ऊंचाई संबंधित कुछ भी कार्य करना हो। और क्योंकि आपको डर लगता है तो आपके जो मानसिक स्थिति है उसने इस चीज़ को अपने अंदर बसा लिया है कि भाई ऊंचाई जो है वो खतरनाक हो सकती है। तो ये तीसरा जो एटीट्यूड है या तीसरे एटीट्यूड का जो कंपोनेंट है वो भी कहीं ना कहीं भावनात्मक वाले से ही इन्फ्लुएंस्ड है। अब क्योंकि आपको डर लगता है तो आप मानते हैं कि भाई ऊंचाई पर रहना खतरनाक है, लेकिन कई लोग जो हैं वो उनको ऊंचाई से बहुत लगाव होता है। जो लोग पहाड़ पर ट्रैकिंग करने जाते हैं उनको ऊंचाई से लगाव होता है। कई लोग आजकल स्काई डाइविंग जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स में भाग लेते हैं, उनको ऊंचाई से डर नहीं लगता, उनको ऊंचाई से लगाव होता है। लेकिन आपका एटीट्यूड इस प्रकार से बना है कि ऊंचाई से आप डरते हैं तो आपको लगता है ऊंचाई डेंजरस है और आप खुद भी कभी इस प्रकार के किसी परिस्थिति में पड़ने से बचेंगे जहां पे आपको ऊंचाई का सामना करना पड़े। फिर दोस्तों हम देखते हैं एटीट्यूड से संबंधित फंक्शंस क्या होते हैं, यानी क्या इसके कार्य हैं। तो एक तो हम लोग पहले बात करें नॉलेज फंक्शन की, जो इंडिविजुअल्स को या फिर व्यक्तियों को अपने परिवेश को समझने और अपने विचारों और तर्कों में निरंतरता बनाए रखने में सक्षम बनाता है। लगभग सभी दृष्टिकोण किसी न किसी क्षमता में इस मौलिक उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। तो यह है नॉलेज या फिर नॉलेज फंक्शन, जो कि आपकी मदद करता है किसी भी इंडिविजुअल किसी भी परिस्थिति को कॉम्प्रिहेंड करने में, उसके संदर्भ में ज्ञान अर्जित करने में। एटीट्यूड कई लोगों को मदद करता है कि वे अपने एडवांटेजेस को बढ़ाएं और अपने डिसएडवांटेजेस को कम करें जब वे लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, एक ग्रुप से इंटरैक्ट करते हैं या किसी सिचुएशन का सामना करते हैं। यानी वातावरण में अन्य व्यक्तियों, समूहों और स्थितियों के साथ जब वे बातचीत करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, तो इस प्रकार से कोशिश करते हैं कि उनका लाभ तो अधिकतम हो लेकिन नुकसान कम से कम हो। उपयोगितावाद का दृष्टिकोण जो है ये भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि जो उपयोगितावाद का सिद्धांत है वो मैक्सिमम गुड में फोकस करता है। तो हम लोग भी यहाँ पे एडवांटेज को मैक्सिमाइज करने की प्रयास में रहते हैं। फिर दोस्तों इसमें हमको आत्म अभिव्यक्ति की अनुमति दी जाती है या फिर ये हमारी आत्म अभिव्यक्ति को सुनिश्चित करता है, सामाजिक संपर्क बनाने में सहायता करता है और दृष्टिकोण में सामाजिक
भूमिका क्या है, या फिर दृष्टिकोण को डेवलप करने में समाज की क्या भूमिका है, इस पर ये बात करता है। फिर दोस्तों कोई अगर अपने एटीट्यूड को सेट कर लेता है कि मैं इसी प्रकार का सेट ऑफ एटीट्यूड्स अपनाऊंगा, तो वो उसकी कोर वैल्यूज़ को और उसकी आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश करने में मदद करता है। जो सोशल फंक्शन होता है एटीट्यूड से संबंधित, उसको हम लोग सोशल आइडेंटिटी फंक्शन के नाम से जानते हैं। यह बताता है कि एक व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत और सामाजिक पहचान स्थापित करने की किस प्रकार से इच्छा रखता है। फिर ये किसी व्यक्ति द्वारा सेल्फ एस्टीम को बनाए रखने की बात करता है। अब जो एटीट्यूड है वो दोस्तों यहाँ पे कोपिंग मैकेनिज्म की तरह काम करता है, जो किसी व्यक्ति के इंटरनल मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को रिफ्लेक्ट करता है। यानी ये एक व्यक्ति के आत्मसम्मान को बनाए रखने की ओर फोकस्ड है। इसको दोस्तों आप लोग ईगो डिफेंसिव फंक्शन के तौर पर भी समझ सकते हैं। यह दृष्टिकोण जो है, या ये जो अभिवृत्ति है, किसी व्यक्ति के आंतरिक मानसिक संघर्ष को दर्शाती है, उसका मुकाबला करने के तंत्र के रूप में काम करती है, जो व्यक्ति के मानस के भीतर तनाव को दर्शाता है। उसके अलावा दोस्तों जो एटीट्यूड है ये सेल्फ एस्टीम बनाए रखने में भी फोकस करता है। उसके अलावा एक बात ये भी ज़रूरी है कि एक व्यक्ति के कई दृष्टिकोण उसकी धारणा से प्रभावित होते हैं कि वे अपने स्वयं के मूल्यांकन को कैसे प्रभावित करते हैं। यानी आप स्वयं का किस प्रकार से सेल्फ इवैल्यूएशन करते हैं, इस पे भी आपका एटीट्यूड निर्भर करता है। यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं आप कि अगर मान लीजिए आपका एटीट्यूड आपके दोस्तों के प्रति या आपके सामाजिक कॉन्टैक्ट्स के प्रति कुछ एक्स प्रकार का है, तो वो एक्स इसीलिए आया है क्योंकि आप उस एसोसिएशन से अपने आप को एक्स प्रकार से ही देखते हैं, एक्स प्रकार से ही जोड़ते हैं। अब दोस्तों इसको आसान भाषा में समझें। अगर मान लीजिए ये आप हैं, तो आप यहाँ पे आपका एक ग्रुप है जिसमें आपके दोस्त हैं। मान लीजिए वो गरीब हैं और वो आपके लेकिन यहाँ पे दोस्त हैं और आप थोड़े समृद्ध वर्ग से बिलोंग करते हैं, तो आपका इनके प्रति ऐसे एटीट्यूड परिवर्तित होता है जब आप सोचते हैं ये आपके जो सोशल स्टैंडिंग है या जो सामाजिक स्थिति है उसको बढ़ाएंगे या घटाएंगे। लोग आपके ग्रुप को देख के अगर ये बोलें कि भाई क्या गरीबों के साथ रहता है, कैसे लोगों के साथ रहता है, तो बेसिकली आपका जो सामाजिक स्टैंडिंग है, जो आपका सामाजिक स्थान है, वो उसमें गिरावट आएगी। तो आपका इनके प्रति एटीट्यूड भी वैसे ही परिवर्तित होगा। वहीं पे अगर आपके कई अच्छे दोस्त हैं जो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, जो ये प्रयास करते हैं कि कुछ प्रोडक्टिव किया जा सके जब आप लोग साथ में हो, तो जब इनके साथ जनता आपको देखेगी, सोसाइटी आपको देखेगी, तो उसका नज़रिया अलग होगा। वो सोचेगी कि भाई इसके सारे दोस्त सब अच्छे हैं, सब अच्छे पद पे हैं, यानी इसका कॉन्टैक्ट ग्रुप, इसका सोशल सर्कल अच्छा है, तो इससे आपकी जो सोशल स्टैंडिंग है वो बढ़ेगी। तो उसी हिसाब से आपका इन लोगों के प्रति रवैया भी बदलेगा, दृष्टिकोण बदलेगा, अभिवृत्ति बदलेगी। यही चीज़ यहाँ पे मेंशन्ड है। अब दोस्तों अगर हम बात करें क्या क्या फैक्टर्स हमारे एटीट्यूड फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो जो आप एक्सपीरियंस करते हैं, जो आप अनुभव करते हैं, वो उसको काफ़ी हद तक डेवलप करने में भूमिका निभाता है। फिर जो सोशल नॉर्म्स आप फॉलो करते हैं, जिस प्रकार से आपके आगे के लोग या आपके समाज के लोग कार्य कर रहे होते हैं, आप भी उससे ही अपने एटीट्यूड को परिवर्तित करते हैं, ऑल्टर करते हैं। फिर जो आप कहीं देखते हैं उस अकॉर्डिंग जो आपकी कंडीशनिंग होती है वो आपके एटीट्यूड के फॉर्मेशन में रोल प्ले करती है। उसके अलावा आप लोगों को देख के, ऑब्जर्व करके फिर उसके या किसी भी चीज़ के प्रति कोई एटीट्यूड फॉर्म करते हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं इंडियन सोसाइटी में वो क्या होती हैं, और क्या वो मॉडर्न वैल्यूज से अलग हैं, और अलग हैं तो किस प्रकार से हैं, इसको आपको यहाँ एक्सप्लेन करना है। भारतीय समाज में परंपरागत मूल्य क्या हैं, आधुनिक मूल्य से इसकी क्या विभिन्नता है, इसकी आपको व्याख्या करनी है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है वैल्यूज़ के बारे में, तो आप इन ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के बारे में बता के अपने उत्तर की शुरुआत कर सकते हैं, यानी पारंपरिक मूल्यों को सूचीबद्ध करके अपना उत्तर शुरू कर सकते हैं। फिर आप बताइए ये मॉडर्न वैल्यूज से कैसे अलग हैं, यानी ये आधुनिक मूल्यों से किस प्रकार से विभिन्न हैं या कैसे अलग हैं, ये आपको यहाँ पे लिखना होगा। और मॉडर्न वैल्यूज के संदर्भ में किस प्रकार से इन ट्रेडिशनल वैल्यूज या फिर पारंपरिक मूल्यों में चेंजेस आते हैं, वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। फिर आपको इसको अच्छे से कंक्लूड करना है, अच्छा निष्कर्ष लिखने का प्रयास करना है। तो दोस्तों इसकी शुरुआत आप ये लिखते हुए कर सकते हैं कि भारत जो है वो एक ऐसा खूबसूरत देश है जिसमें विविधता में एकता की आपको प्रणाली देखने को मिलती है। यानी डाइवर्सिटी जो हमारे देश की है, आइडेंटिटी में, एथनिसिटी में, लैंग्वेजेस में और धर्मों में, परंपराओं में, प्रथाओं में, उसके बाद भी हम लोग सब एकजुट होके ही रहते हैं, उसके बाद भी हम सब में यूनिटी बरकरार है। तो यही खूबसूरती है भारत की, और आपको इसको लिखते हुए अपना उत्तर शुरू करना है। दोस्तों यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो भारत की ट्रेडिशनल वैल्यूज़ थी वो सबको अकोमोडेट किया करती थी। आपने देखा वक्त के साथ किस प्रकार से अलग अलग यहाँ पे शासक आए हैं। मुगलों का यहाँ पे शासन रहा है, उसके पहले हिंदू राजाओं का शासन रहा है, राजपूतों का शासन रहा है, बाद में मराठाओं का रहा है, फिर अंग्रेज़ों ने भी आके यहाँ पे 200 वर्ष के करीब राज किया है। तो आप देखें कितने लोगों को हमने अकोमोडेट किया है। फिर अंग्रेज़ों के बाद से हमने एक मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम या फिर एक मॉडर्न
वैल्यू सिस्टम को देखना शुरू किया। पर यहाँ तक एक ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम हमारा चला करता था जो कि अकोमोडेटिव था, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं उस समय कास्ट की हायरार्की प्रिवेल करती थी, यानी कास्ट अलग अलग वर्गों में विभाजित हुआ करती थी, उनके अपने अलग अलग रोल्स हुआ करते थे, अलग अलग कर्तव्य हुआ करते थे। हालांकि इससे कुछ हद तक डिस्क्रिमिनेशन या फिर भेदभाव को भी बढ़ोतरी मिलती थी। वैसे अगर ओवरऑल आप बात करें, समग्र सोसाइटी में हार्मनी के ऊपर फोकस किया जाता था, यानी सबकी सुख शांति के ऊपर फोकस किया जाता था, एक सुव्यवस्थित सोसाइटी बनाने के ऊपर फोकस किया जाता था। हमारे ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन जो पुराण हैं, जो वेद हैं, वो आज तक हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। फिर आप इनको कंपेयर करें मॉडर्न टाइम्स में क्या क्या वैल्यूज़ में बदलाव हुए हैं उनके साथ। तो हम लोग दोस्तों डायरेक्टली यहाँ पे आंसर देखते हैं किस प्रकार से हमने आंसर बनाया है। तो भारतीय समाज के लिए पहचान, जातीयता, भाषा, धर्म और पाक वरीयताओं की विविधता मौलिक है। बेसिकली हम कहना चाह रहे हैं कि भारत जो है एक बहुत डाइवर्स कंट्री है, इसमें अलग अलग चीज़ों की इतनी सारी डाइवर्सिटी है, लेकिन इसके बाद भी हम लोग यूनिफाइड तौर पर ही कार्य करते हैं। हम लोग यूनिटी के साथ, एकता के साथ रहते हैं। इतिहास लेखन इस बात का गवाह है कि जिन समाज ने मतभेद बनाए रखने का प्रयास किया वे इस प्रक्रिया से बिखर गए हैं। यानी हम लोग यूनिटी में ही भरोसा रखते हैं। अगर आप मतभेद बनाने का प्रयास करेंगे तो बिखर जाएंगे। हालांकि हमारे बीच में कई सारे मतभेद मौजूद हैं, लेकिन फिर भी जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारा समाज है, अनेकता में एकता के सिद्धांत का उत्सव मनाता है, जो देश के संस्थापक सिद्धांतों और संवैधानिक आदर्शों में परिलक्षित होता है। भारत में अनेकों धर्म हैं, अनेकों जातियां हैं, अनेकों समुदाय हैं, लेकिन सबके प्रति हम लोग सहिष्णुता बनाए रखते हैं। हम लोग उदारवादी बने रहने का प्रयास करते हैं। भारतीय संस्कृति ने विविध धर्मों को स्वीकार किया है। कितने सारे शासक आए हैं, कितने वो धर्म अपने साथ लाए हैं, कितनी प्रथाएं, परंपराएं अपने साथ लाए हैं, लेकिन भारत ने सबको अपनाया है, उनका सम्मान किया है, उनके शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को सुनिश्चित किया है। फिर दोस्तों हम लोग कास्ट हायरार्की पे बात करते हैं। भारतीय समाज ने सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था विकसित की है जो अतीत में बाहरी लोगों को समायोजित करने में सहायता करती थी, लेकिन हालांकि समस्या यह है कि इससे भेदभाव बढ़ता था, पूर्वाग्रह बढ़ता था। फिर भी ओवरऑल अगर बात करें तो सद्भाव की भावना भारत प्रदर्शित किया करता था। भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति समाज के भीतर सद्भाव और व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे। फिर निरंतर और स्थिरता पे बात करते हैं। प्राचीन भारतीय संस्कृति की जो जीवनदायिनी ज्योति है वे आज भी चमकती है। कई आक्रमण हुए हैं, कई सारे शासक बदले हैं, कई कानून पारित हुए हैं, लेकिन पारंपरिक संस्थाएं, धर्म, महाकाव्य, साहित्य, दर्शन, ये सब आज भी जीवित हैं, आज भी ये सांस ले रहे हैं। अनुकूलनशीलता समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार बदलने की प्रक्रिया है। भारतीय समाज ने लचीलेपन का प्रदर्शन किया है, यानी जो भी चीज़ उसमें इंट्रोड्यूस हुई उसके अनुसार वो अनुकूल बन गया। तो ये तो खूबसूरती थी हमारे ट्रेडिशनल या हमारे पारंपरिक समाज की, पारंपरिक मूल्यों की। लेकिन अब टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फोर्सेस के चलते समाज में कई सारे बदलाव आए हैं। जैसे गुरुग्राम में अभी फिलहाल में नमाज के ऊपर विवाद हुआ था। हरिद्वार धर्म संसद जैसी घटनाएं असहिष्णुता की बढ़ती प्रवृत्ति को दिखाते हैं, उनके संकेतक हैं। व्यक्तिवाद बढ़ता जा रहा है जबकि सामूहिक मूल्य घट रहे हैं। आज हर व्यक्ति अपने खुद के बेनिफिट्स के लिए सोचता है। यहाँ पे इंडिविजुअलिज्म बढ़ता जा रहा है जो देश के लिए समस्या है। इससे आगे जाके अगर ये कभी भयंकर रूप ले लेगा तो एक समूह एक साथ हो जाएगा और वो उसमें अलगाववाद की भावना जागने लगेगी, जो कि हमने नॉर्थ ईस्ट में देखा है, हमने झारखंड में देखा है, हमने छत्तीसगढ़ में देखा है, जम्मू कश्मीर में देखा है। जब सामूहिक मूल्यों की क्षति होती है तो ये व्यक्तिवाद बढ़ता है, जिसकी वजह से आगे जाकर जब वो भयंकर रूप लेता है तो अलगाववाद की भावना बढ़ती है। फिर दोस्तों यहाँ पे भौतिकवाद की बात कर सकते हैं आप। अत्यधिक प्रतिस्पर्धा ने समाज में की सामूहिक जरूरतों की कीमत पर व्यक्तिगत लक्ष्यों की खोज में वृद्धि की है। यानी दोस्तों मटेरियलिज्म बढ़ा है। अब हर व्यक्ति मटेरियल के पीछे भागता है, आत्मज्ञान के पीछे अब कम ही लोग जाते हैं। बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है, जिसकी वजह से लोग अपने स्वयं के हितों के लिए, खुद के गोल्स पूरे करने के लिए ही आगे बढ़ना चाहते हैं। समाज कल्याण की तरफ उनका ध्यान कम हो गया है। अब परिवार जो है वो न्यूक्लियर फैमिलीज बनती जा रही हैं, यानी एकल परिवार बन रहे हैं। एक समय जो इंस्टीट्यूशन था जॉइंट फैमिली या संयुक्त परिवार का, उसकी वजह से बच्चों में दादा दादियों के द्वारा, उनके परिवार के और बड़े सदस्यों के द्वारा मूल्य इनकलकेट किए जाते थे। बच्चे कई सारे संस्कार सीखते थे। लेकिन अब न्यूक्लियर फैमिली हो गई है जिसमें मुश्किल से 3 या 4 लोग रहे हैं। माता पिता अपने अपने जॉब पे चले जाते हैं, बच्चे लोग अकेले रह जाते हैं। तो अब उनको संस्कार दे कौन? इससे जो है अब जो नई जनरेशन आ रही है उसमें संस्कार की कमी आ रही है। बड़ों का आदर करना नहीं जानते वो, उनमें सहिष्णुता की कमी आ रही है,
जब भाई आप इतने बड़े संयुक्त परिवार में रहा करते थे तो हर आदमी का ओपिनियन और व्यू आपको सुनना पड़ता था, उसके प्रति आपके मन में टॉलरेंस भाव या फिर सहिष्णुता डेवलप होती थी। अब जब आप अकेले रहते हैं तो आपके मन में लगता है जो आपने सोचा वही सही है। जब आप उसके बाद बड़े होकर समाज को फेस करते हैं और समाज के अलग अलग विचार आपके ऊपर आते हैं तो आप उनको टैकल नहीं कर पाते, क्योंकि बचपन से आपने एक ऐसा माहौल देखा होता है जिसमें सिर्फ आपके ही विचारों को प्राथमिकता दी गई है। तो इसीलिए ये जो सहिष्णुता का भाव है वो भी कम होता जा रहा है। इसीलिए एकल परिवार जो हो रहे हैं उससे कई सारे संस्कृतियों में कई सारे संस्कारों में पतन हो रहा है, गिरावट आ रही है, जिसके कारण बच्चों में भी अब वो मूल्य की कमी हो रही है। हालांकि अच्छी बात यह है कि जो आधुनिक शिक्षा है उसने हमको दूसरी जगहों पर प्रगति के मार्ग पर बढ़ने को मजबूर किया है। उसने लैंगिक समानता पर फोकस किया है, हमको किसी भी आधार पर भेदभाव करने से रोका गया है। फिर दोस्तों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई है जिसकी वजह से लोगों तक अब सूचना की पहुंच बढ़ गई है। हर आदमी जागरूक हो गया है चीज़ों को लेके। सोशल मीडिया और अलग तरीके की मीडियाज आ गई हैं जिसकी वजह से हालांकि जागरूकता भी फैलती है, लेकिन इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं जो लोगों पे आ रहे हैं। जैसे आप मीटू मूवमेंट के बारे में बात कर सकते हैं, बुली बाई केस के बारे में बात कर सकते हैं। हालांकि जो मॉडर्नाइजेशन है दोस्तों उसने हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को पूरी तरीके से परिवर्तित कर दिया है। आधुनिकीकरण ने भारतीय पारंपरिक सामाजिक मूल्यों के संतुलन को बदल दिया है। हालांकि दोनों गतिशील तरीके से इंटरैक्ट करते हैं, यानी दोनों आपस में संबंध तो स्थापित करते हैं, ट्रेडिशनल वैल्यूज और आधुनिक वैल्यूज। लेकिन पारंपरिक भारतीय मूल्य अब कुछ हद तक कम दिखाई देते हैं, क्योंकि अब आधुनिकीकरण जो हो रहा है वो नई नई वैल्यूज इनकलकेट कर रहा है। परंतु फिर भी जो पारंपरिक भारतीय मूल्य है, जैसे वासुदेव कुटुंबकम, वैश्विक सद्भाव को बनाए रखने और उनके महत्व और भूमिका हमारे जीवन में क्या है, इस पर ये जोर देते हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है एथिकल पर्सपेक्टिव क्या है, एथिकल परवर्जन्स क्या हैं प्राइवेट सेक्टर के, यानी निजी क्षेत्र की नैतिक विकृतियां क्या हैं, और नैतिक जीवन में 3 विकल्पों का आपको वर्णन करना है। तो यहाँ पे जो आपका कीवर्ड है वो है डिस्क्राइब, ये यहाँ से आ गया। इधर आपको वर्णन करना है दोस्तों। तो सबसे पहले ये जो टर्म है एथिकल परवर्जन्स या फिर नैतिक विकृतियां, इसके बारे में आपको लिखना है। आपको इसको परिभाषित करना है, इससे आप क्या समझते हैं आपको ये बताना है। उसके बाद आपको उदाहरण का इस्तेमाल करना है जिससे कि ये चीज़ और क्लियर हो सके आपके उत्तर में। बाद में आपको लिखना है कि एथिकल लाइफ के 3 अलग अलग ऑप्शंस क्या हैं, यानी नैतिक जीवन के 3 पसंदीदा विकल्प क्या हैं, उनकी आपको व्याख्या करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे जब आप नैतिक विकृतियों की बात करेंगे आप ये लिख के शुरू कर सकते हैं कि भाई जो भी निजी क्षेत्र है वो मार्केट को या बाजार को विकृत करने का प्रयास करता है, डिस्टॉर्ट करने का प्रयास करता है, जिससे कि उसको अनफेयर एडवांटेज मिल सके या फिर अनफेयर कंपटीशन वो पैदा कर सके, यानी अनुचित प्रतिस्पर्धा वो पैदा कर सके। तो इस प्रकार से मार्केट को वो डिस्टॉर्ट करने का प्रयास करते हैं। उसके अलावा जो निजी क्षेत्र हैं दोस्तों वो कुछ प्रयास करते हैं कि राजनीतिक निर्णय को बदला जा सके, जिससे कोई भी निर्णय जो हो वो उनके फेवर में आ सके, जिससे उनको स्वयं को फायदा हो पाए। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं कि जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं आमतौर पर वो अफसर को घूस देती हैं, ब्राइब करती हैं, जिससे कि अफसर इनको ही कॉन्ट्रैक्ट दे दे, इनको टेंडर दे दे। तो इसको आप एथिकल परवर्शंस में काउंट करेंगे या फिर नैतिक विकृतियों में काउंट करेंगे। उसके अलावा कई बार देखा गया है जो निजी क्षेत्र की कंपनियां होती हैं वो जो टैक्स सिस्टम यानी कर व्यवस्था में लूप होल्स होते हैं, यानी कि जो उसमें समस्याएं होती हैं उनका फ़ायदा उठा के कर भुगतान से बचना चाहती हैं, टैक्स इवेड करना चाहती हैं और मैक्सिमम अपने लिए प्रॉफिट चाहती हैं। इनको भी आप दोस्तों नैतिक विकृतियों में ही काउंट करेंगे, क्योंकि आपके नैतिक सिद्धांत क्या कहते हैं, भाई अगर रूल ऐसा स्थापित किया गया है कि आपके पास 100 रुपये आए तो आपको उसमें से 10 रुपये टैक्स देना है, तो आपके नैतिक सिद्धांत कहते हैं आपको नियम अनुसार चल के ऐसा करना चाहिए। अब अगर आप ये 10 रुपये भी नहीं दे रहे हैं, अपने पूरे 100 रुपये अपनी जेब में रख रहे हैं, तो एक तरफ तो आप एक तरीके की चोरी कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने जैसे कहा है अस्तेय प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए, जिसका तात्पर्य है किसी और की संपत्ति पे कब्जा नहीं करना चाहिए और जितनी ज़रूरत हो आपको उतना ही अपने पास रखना चाहिए। लेकिन अगर आप ये 10 रुपये सरकार को देने वाले थे तो हिसाब से 10 रुपये कर में जाते, कर के हिसाब से ये सरकार की संपत्ति हुई, और अगर ये आप अपने पास रख रहे हैं तो आप इस अस्तेय के सिद्धांत को भंग कर रहे हैं और ये भी आपकी नैतिक विकृति में ही काउंट किया जाएगा, क्योंकि आपके नैतिक सिद्धांत कहते हैं आप इसका पालन करिए। फिर दोस्तों कई बार जो प्राइवेट कंपनी होती है या निजी क्षेत्र होते हैं वो कोशिश करते हैं जो पब्लिक कंपनीज मौजूद हैं, जो सार्वजनिक कंपनी मौजूद हैं, उनको दबाया जा सके।
दोस्तों जो पब्लिक कंपनीज होती हैं आमतौर पर ये मास एम्प्लॉयमेंट का साधन बनती है, यानी बहुत बड़े स्तर पे रोजगार जनरेट करती हैं, रोजगार का सृजन करती हैं, जिसमें कई लोग जाके जॉब्स हासिल करते हैं और उनका जीवन स्तर थोड़ा बेहतर होता है। अब प्राइवेट कंपनियां चाह रही हैं कि वो हर जगह जहां भी संभव हो पब्लिक कंपनियों को दबाएं, तो ये भी उनके एथिकल परवर्जन्स में ही काउंट होगा। इस प्रकार से दोस्तों आप नैतिक विकृतियों के बारे में लिख सकते हैं, जो जो आपको उसमें याद आती हैं वो, फिर आप 3 विकल्पों का आगे जाके वर्णन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं किस प्रकार से दोस्तों हमने इसका उत्तर लिखा है। हमने लिखा है निजी क्षेत्र की नैतिक विकृतियां बाजारों को विकृत करते हैं, फिर परिणाम स्वरूप अनुचित प्रतिस्पर्धा पैदा करती हैं। सरकारी अनुबंध जीतने के लिए कंपनी अक्सर रिश्वत या धांधली करती हैं, वो रिश्वत दिया करती हैं, वो ब्राइब कल्चर में इन्वॉल्व होती हैं, जिससे वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को, करप्शन को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। भ्रष्टाचार आमतौर पर ऐसी कंपनियों के बीच साझेदारियों से छुपाया जाता है। वहीं पे दोस्तों जो निजी कंपनियां हैं वो किसी न किसी तरीके से राजनीतिक निर्णय को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। अन्य लोग नियमों का फायदा उठाते हैं जो कर संबंधी होते हैं, कार्टेल बनाते हैं और कानूनी खामियों का भी फायदा उठाते हैं। कर के संबंध में जो पूरी व्यवस्था स्थापित की गई है उसको एक्सप्लॉइट करने का प्रयास करते हैं। कई सार्वजनिक क्षेत्र में भी निजी निगम दबदबा अपना बनाते हैं। ऊर्जा से लेकर स्वास्थ्य तक ये अक्सर अपरिहार्य होते हैं। यह स्पष्ट है कि व्यापार भ्रष्टाचार करदाताओं के हित को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि अगर आप किसी भी फॉर्म के भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व हैं तो कहीं ना कहीं टैक्स पेयर, जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं, आप उनके हितों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। फिर जैसे हमने डिस्कस किया था दोस्तों, आप यहाँ पे अस्तेया का सिद्धांत लिख सकते हैं और उसको जोड़ सकते हैं कैसे ये एथिकल परवर्जन्स के रिलेटेड है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग 3 pronged अप्रोच की बात करते हैं, जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन हमको बताता है प्राइवेट सेक्टर में, यानी निजी क्षेत्र में भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए त्रिस्तरीय दृष्टिकोण की आवश्यकता है। पहले तो जो बिजनेस है उनको प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए इंटरनली, अपने आंतरिक रूप से निवारक उपाय उनको करने चाहिए। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, घूसखोरी को मिटाने के लिए उनको जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनानी चाहिए और उसको साथ ही साथ एंटी करप्शन मेजर्स के साथ इम्प्लीमेंट की जानी चाहिए, यानी भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की जीरो टॉलरेंस के साथ उनको आगे बढ़ना चाहिए और इसको भ्रष्टाचार विरोधी उपायों के साथ सप्लीमेंट करना चाहिए। उसके अलावा जो बिजनेस है उनको अपना ट्रस्ट वर्दी ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट मेंटेन करना चाहिए, यानी भरोसेमंद परिचालन वातावरण उनको बनाए रखना चाहिए। दुनिया भर में सरकारों को यही करना चाहिए कि वह रिश्वत विरोधी कानून और उससे जुड़ी हुई परंपरा को लागू करें। अगर इस प्रकार की दोस्तों चीजें होने लगी तो जो अक्रॉस द बॉर्डर टेररिज्म बढ़ रहा है, करप्शन बढ़ रहा है, सप्लाई चेन्स की मदद से उसको कम करने में ये कारगर साबित होगा। उसके अलावा कुछ ऑडिट मैकेनिज्म्स को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, यानी एक उपयुक्त जवाबदेही प्रणाली का बेहतर कार्यान्वयन होना चाहिए जिससे कि कॉरपोरेट करप्शन को पकड़ा जा सके। ये जो ऑडिट मैकेनिज्म दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं, या फिर जो ऑडिट तंत्र की बात यहाँ पे हो रही है, वो फेयर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और अकाउंटेबल होना चाहिए सभी हितधारकों के लिए। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे पूछा गया है, इज चेंज इन वर्क कल्चर नेसेसरी फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी सर्विस डिलीवरी इन प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। इसको आपको आर्ग्यूमेंट्स के साथ आंसर करना है, यानी वर्तमान प्रशासनिक संरचना में गुणात्मक सेवा प्रदान करने के लिए क्या कार्य संस्कृति में बदलाव आवश्यक है। तर्क सहित आपको उत्तर देना है। तो पहले तो आप शुरू करेंगे वर्क कल्चर के बारे में बता के, भाई ये वर्क कल्चर से हम समझते क्या हैं। तो आप लिखिए एक ओवरव्यू कि वर्क कल्चर क्या है। फिर दोस्तों डिटेल में आप यहाँ पे एक्सप्लेन करिए कि वर्क कल्चर में चेंज क्या नेसेसरी है और क्यों नेसेसरी है क्वालिटी सर्विस डिलीवरी प्रोवाइड करने के लिए प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में, यानी कि वर्तमान प्रशासनिक ढांचे में गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने के लिए आवश्यक कार्य संस्कृति में बदलाव क्या है। तो दोस्तों देखते हैं इसका हमने उत्तर किस प्रकार बनाया है। सबसे पहले आपने वर्क कल्चर को समझाने से शुरू किया है। आपने बताया ये क्या है, एक सेट है किसका, प्रैक्टिसेस का, वैल्यूज का और शेयर्ड बिलीफ्स का, जो एक कंपनी या एक ऑर्गेनाइजेशन और उसके एम्प्लॉयज के बीच में शेयर किया जाता है। यानी इस ऑर्गेनाइजेशन के अगर प्रैक्टिसेस ये हैं कि आपको एक दूसरे से ज़्यादा इंटरेक्शन करना है, काम के बीच में भी आपको एक दूसरे से बातचीत करते रहनी है जिससे कि बेहतर नेटवर्किंग बन सके इस ऑर्गेनाइजेशन में। उसके अलावा अगर इसके कुछ और व्यूज़ हैं, कुछ इसके शेयर्ड बिलीव्स हैं, इन सबको जब हम एक साथ रखते हैं तो वो हमारा वर्क कल्चर बनाते हैं। ये आमतौर पर सोच और अभिनय के या फिर व्यवहार के स्वीकार्य तरीकों के रूप में माना जाता है। वर्क कल्चर ये डिटरमाइन करता है कि किस प्रकार से जो एम्प्लॉयज हैं वो इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और कैसे ऑर्गेनाइजेशन कार्य करती है, कैसे वो ऑपरेट करता है, कैसे वह संचालित होती है।
अब दोस्तों वर्क कल्चर की अगर बात करें तो ये ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री किस अनुसार रही है, उसके एक्सपीरियंस कैसे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही डिपेंड करता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री, उसके ट्रेडिशन, उसके वैल्यूज़, उसके विजन पे डिपेंड करता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के पीछे उसका कल्चर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी एक संगठन की सफलता की कुंजी उसकी संस्कृति में ही निहित है, और वो इस प्रकार की संस्कृति होनी चाहिए जो गहराई से आयोजित और व्यापक रूप से धारित विश्वासों के एक समूह पर आधारित है और वह रणनीति और संरचना द्वारा समर्थित है। यानी एक ऐसी संस्कृति होनी चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन के बिलीव्स को रिफ्लेक्ट करे, ऑर्गेनाइजेशन क्या मानता है उसकी मान्यताओं को प्रदर्शित करे और उसके द्वारा फॉलो की गई स्ट्रैटेजी और स्ट्रक्चर को ये समर्थित करे। अब दोस्तों अगर हम ये समझें कि किस प्रकार से वर्तमान प्रशासनिक संरचना में गुणात्मक सेवा प्रदान करना कार्य संस्कृति में बदलाव से जुड़ा हुआ है, तो आप ये सारे पॉइंट से इसको समझ सकते हैं। ये ई गवर्नमेंट में ब्रीचेस को बचा सकता है, यानी ई सरकार में जो उल्लंघन होते हैं उसको रोक सकता है अगर आपका वर्क कल्चर बेहतर होगा तो। ये एम्प्लॉय की मोराल को बूस्ट करेगा, कर्मचारी के मनोबल को बढ़ाएगा, उसमें सुधार लाएगा। अगर वर्क कल्चर बेहतर होगा, सब लोग इस भावना के साथ उसमें आगे बढ़ते हैं कि हमारे सभी एम्प्लॉयज़ हमारे परिवार का हिस्सा हैं, उनको डिमोटिवेट नहीं होने देना, उनको हतोत्साहित नहीं होने देना, तो लोग एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम की तरह खड़े रहेंगे, जिससे वो मोटिवेटेड रहेंगे, उनका मोराल, उनका मनोबल बना रहेगा, जिससे वह कंपनी में अपना ज़्यादा योगदान दे पाएंगे, जिससे ओवरऑल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की दक्षता बढ़ पाएगी। भले ही आप एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की बात करें या किसी निजी क्षेत्र की बात करें, उसमें दक्षता बढ़ना बहुत ज़रूरी है और उसकी कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है जो बिलीफ वो अपने अंदर लेके चलता है, जो वर्क कल्चर वहाँ पे चल रहा है। अगर दोस्तों इस प्रकार का वर्क कल्चर चल रहा है जहाँ पे जो सीनियर है वो अपने जूनियर को दबाता ही रहता है, तो जो जूनियर्स हैं उनका कभी भी मनोबल स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। तो वो कितना भी चाहेंगे, उनको डर लगा रहेगा कि अगर हमने थोड़ा भी काम अपनी मर्जी से किया, थोड़ा भी कहीं नवाचार दिखाने के प्रयास किया, थोड़ा कहीं अपनी इच्छा से बेहतर करने का प्रयास किया, इम्प्रोवाइजेशन किया, तो ये जो हमारा सीनियर है, जो हमारा वरिष्ठ है, ये हमको डांटेगा, ये हम पे अलग अलग प्रकार के आरोप लगाएगा। तो यहाँ पे नवाचार करने की उनकी क्षमता खत्म हो जाएगी। उनके पास जो भी क्रिएटिव आइडियाज़ हैं वो उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे और एक संगठन के तौर पे ये जो संगठन है इसका बेहतर विकास नहीं हो पाएगा। वो इसीलिए था क्योंकि इसके जो वर्क कल्चर था उसमें ये आ चुका था कि जो सीनियर्स थे वो अपने जूनियर को दबाते थे। वहीं पे अगर कोई ऐसे वरिष्ठ अधिकारी हैं जो अपने सबऑर्डिनेट्स को ये कहते हैं कि भाई आप खुला होकर काम करिए, आप चिंता मत करिए, स्वतंत्र रूप से काम करिए, उसमें नवाचार करने का प्रयास करें, उसके अलावा आप अपनी तरफ से जो भी चेंजेस करना चाहें कर सकते हैं, तो ऐसे में दोस्तों नवाचार के रास्ते हैं वो खुल जाते हैं और ओवरऑल एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे ये जो पूरा संगठन है ये बेहतर विकास कर पाएगा। इसके कर्मचारियों का भी मनोबल बना रहेगा और जो इसका अधिकारी है वो अपने व्यवहार के ही कारण इस कंपनी को आगे ले जाएगा। फिर दोस्तों इस प्रकार के डिस्कशन होने चाहिए जिसमें सभी एम्प्लॉयज इन्वॉल्व हों, सामूहिक चर्चा होनी चाहिए कर्मचारियों के बीच में, उससे उनके बीच में ज्ञान साझा होता रहता है, उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में एक दूसरे को पता पड़ता रहता है। दोस्तों अगर हम प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो भाई हम तो जो कुछ भी करेंगे वो हमको जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए करना चाहिए, उससे इनफैक्ट अधिक की प्रतिबद्धता पर फोकस करना चाहिए। तो दोस्तों हम जो वर्क कल्चर की बात कर रहे हैं, जिसको बेहतर बनाने की बात कर रहे हैं, वहाँ पे सिटीजन्स का फीडबैक हम ले सकते हैं, कस्टमर का फीडबैक ले सकते हैं और इसको एनकरेज करने से हमको ये समझ में आएगा कि एक्चुअली सिटीजन्स को चाहिए क्या, उनकी अपेक्षाएं क्या हैं और वो एक संगठन के रूप में किसी भी सार्वजनिक संगठन से या फिर किसी निजी संगठन से क्या अपेक्षा लगाते हैं और उस अनुसार वर्क कल्चर को जब हम बदलेंगे तो हम लोग सिटीजन्स को बेहतर सर्व कर पाएंगे। वही दोस्तों हमने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। एक बार आपको फीडबैक मिल गया तो आप इस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करें और जो भी उस फीडबैक से आपको लगे उस प्रकार के संशोधन या परिवर्तन आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में करें, जिससे कि आप पब्लिक की डिमांड्स या एक्सपेक्टेशन को मीट कर सकें। दोस्तों जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो अभी ट्रांसफॉर्मेशनल शिफ्ट एक एक्सपीरियंस कर रहा है, जिसमें क्वालिटी डेवलपमेंट पे फोकस किया जा रहा है। पूरे विश्व भर में गुणवत्तापूर्ण विकास एक केंद्र बिंदु बना हुआ है पूरे विश्व में सरकारी क्षेत्र के संदर्भ में। तो दोस्तों इसी गुणवत्तापूर्ण सेवा को अगर हम प्रदान करना चाहते हैं तो उसके लिए वर्तमान प्रशासनिक ढांचे के संशोधन की अभी आवश्यकता है। तो दोस्तों अपने इस लेक्चर में हम यहीं तक के प्रश्नों का डिस्कशन रखेंगे। आने वाले लेक्चर में इसके बाद के सवाल आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप पूरे लेक्चर में मेरे साथ बने रहे इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।